Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about data protection law, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. इस आर्टिकल का सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए, पिगासस स्पाईवेयर के बारे में तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो इजराइल की एक एजेंसी है NSO ग्रुप जिसने बनाया है इसको काफ़ी सरप्टिशियस तरीके से, चोरी छुपे तरीके से पूरे दुनिया भर में अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के फ़ोन को हैक करने में इस्तेमाल किया जा रहा था. सो इट इज़ ए मलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. डिज़ाइंड टू गैदर डेटा फ्रॉम कंप्यूटर डिवाइस और इवन फ्रॉम phones and leaking the information to a third party without the consent of the owner of those computer और mobile phones. इसमें एक जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है और भी ख़तरनाक है, जिसको हमने बताया था जीरो क्लिक अटैक नाम दिया गया है. इस जीरो क्लिक अटैक में कैसा होता है कि द पिगासस गेन कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन और ह्यूमन एरर. पहले कैसा होता था कि लिंक भेजा जाता था, उस लिंक पे आपने गलती से क्लिक कर दिया तो फिर आपका फ़ोन हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया. अब तो इस नए अपग्रेडेड वर्जन में, जिसको जीरो क्लिक अटैक कहा जा रहा है, इसमें आप अगर कोई गलती ना भी करें तो भी आपका सिस्टम हैक हो सकता है. और अब इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं. जब लास्ट टाइम भी मैंने पिगासस कवर किया था तो मैंने बताया था कि अब न्यूज़ ऐसी आ रही है कि कई सारे इंडियन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ के फ़ोन हैक हुए हैं और धीरे धीरे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सामने आ रहे हैं. फिर हुआ क्या कि दुनिया के 17 ग्लोबल मीडिया कंपनीज़ ने मिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की. तो जो बड़े बड़े मीडिया कंपनीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, रिपोर्ट पब्लिश करनी शुरू की. इंडिया से भी द वायर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. ये सब जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मुद्दा ये है कि पिगासस ने किन किन लोगों का फ़ोन हैक किया, किन किन का कंप्यूटर हैक किया, अब उसको दुनिया के मेजर मीडिया ग्रुप्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं. और इन्वेस्टिगेट करने का तरीका सिंपल इन्होंने लिया है. लोगों का फ़ोन जिन पे भी उनको शक हो रहा है, उनके फ़ोन का फिर उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है कि सर अपने फ़ोन को ज़रा फॉरेंसिक लैब में भेजो. और फॉरेंसिक लैब में भेज करके फिर पता लग जा रहा है कि अच्छा, इनका फ़ोन पिगासस सॉफ्टवेयर ने हैक किया हुआ था 2 सालों से, 3 सालों से, इस तरीके से. तो कई सारे लोगों का न्यूज़ आया है कि इनका फ़ोन हैक हुआ था, इन्फ्लुएंशियल लोगों का. फॉर एग्जांपल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनका फ़ोन कई सालों से हैक था और अब उन्होंने अपना फ़ोन बदल लिया, नंबर बदल लिया, राइट. तो इंडिया के अंदर भी अभी तक माना जा रहा है कम से कम 300 ऐसे नंबर हैं जो हैक थे इन्फ्लुएंशियल लोगों के. फॉर एग्जांपल यूनियन मिनिस्टर्स के, अपोजिशन लीडर्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के. जैसे माना जा रहा है कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जी का फ़ोन हैक था. सीनियर जर्नलिस्ट्स के, एक्टिविस्ट्स के फ़ोन हैक्ड थे. अब ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये इशू से क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं. क्या अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा कि आखिर ये पिगासस सॉफ्टवेयर के क्या क्या चैलेंजेज हैं या क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो हमें लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. क्योंकि ये जो दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करके और डाटा पब्लिश कर रहे हैं कि किनका फ़ोन हैक हुआ था, उसमें सबसे आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल NGO है. इसका मानना है कि जो भी प्रिलिमिनरी डाटा आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि दुनिया के अलग अलग सरकारों ने अपने यहाँ के अपोजिशन लीडर्स के फ़ोन को हैक कराया हुआ है. माना ऐसा जा रहा है. देखिए, इसकी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं है, तो फिर हम एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते. लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि हमारे देश में राहुल गांधी का फ़ोन कुछ सालों से हैक्ड था विथ दिस पिगासस सॉफ्टवेयर. तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है. लेकिन आपको राहुल गांधी का नाम लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ध्यान रहें, क्योंकि सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं हुआ है. तो आपको वही स्टेटमेंट लिखना है. तो आपको इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट लिखना है कि अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैनी गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज्ड दिस NSO
to gather information about their opposition leaders by hacking their phones. So in that way it is threat to democracy. But don't mention about India Rahul Gandhi because the government has denied it. Of course it is risk to national security. अगर देश के important leaders, presidents इनका भी फ़ोन हैक हो जाता है तो critical data लीक हो सकते हैं और वो national security के लिए खतरा बन सकता है. It is breach to right to privacy which is a fundamental right अंडर आर्टिकल 21 इन इंडिया. भाई आजकल ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस तो आपके इन्हीं डिजिटल एज के अंदर तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही होते हैं, फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर. और अगर आपका लैपटॉप कोई एक्सेस कर पा रहा है, आपका फ़ोन कोई एक्सेस कर पा रहा है, तो आपकी फिर राइट टू प्राइवेसी बची नहीं. Because in this age of digital media or in this digital age, most of the informations are stored in these systems only. Of course it is threat to freedom of press also, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है या तो वो अपोजिशन लीडर्स हैं या तो फिर जर्नलिस्ट्स हैं with this Pegasus project. So this is being considered as threat to open या free press as well. हमारे देश में सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है वो भी ज़रा देखते हैं. तो फॉर्मली पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिजेक्ट किया इस तरह के किसी भी सर्विलेंस रिपोर्ट को. उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस पेगासस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है किसी भी फ़ोन को हैक करने के लिए. हाँ, सर्विलेंस हुए ज़रूर हैं, सरकार ने कुछ लोगों के फ़ोन को, सिस्टम को सर्विलेंस पे डाला ज़रूर है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली दैट इज़ प्रेवलेंट इन इंडिया. हमारे देश के अंदर कानून है जिसके हिसाब से लोगों का फ़ोन टैप किया जा सकता है, लोगों का सिस्टम एक्सेस किया जा सकता है. आप फिल्मों में भी देखते होंगे कैसे कुछ लोगों का फ़ोन टैप किया जाता है, तो उसके लिए कानून है. और जो भी फ़ोन टैप किए जाते हैं, सरकार ने बताया कि साल में लगभग, इनफैक्ट महीने में लगभग 5,000 से 7,000 तक फ़ोन टैप होते हैं हमारे देश में. लेकिन जो भी फ़ोन टैप होते हैं, सिस्टम एक्सेस होता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ. और हमारे देश में लॉ कौन कौन से हैं इस तरह के फ़ोन को टैप करने के लिए या कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए? तो पहला लॉ है टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885. इसकी मदद से फ़ोन को टैप किया जा सकता है, कन्वर्सेशंस को सुना जा सकता है. आप फिल्मों में देखते हैं कैसे पुलिस फ़ोन टैप करके सुनती रहती है, तो ये होता है. उसके अलावा सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट, इट अलाउज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज. लेकिन इन दोनों ही कानून के अंदर अगर रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, किसी का फ़ोन टैप करना है या किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए 1997 में. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा कि भाई आप तो मतलब इसका मजाक बना रहे हैं इस कानून का. जिसका मन करता है उसका फ़ोन हैक कर लेते हैं, जिसका मन करता है उसका कंप्यूटर एक्सेस कर लेते हैं. तो इस तरह से तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो प्रोटेक्शन. और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक गाइडलाइंस रिलीज़ किए कि आपको ये गाइडलाइन फॉलो करने हैं अगर किसी का फ़ोन एक्सेस करना है, टैप करना है तो, या किसी की फाइल, कंप्यूटर फाइल को एक्सेस करनी है तो. सबसे पहले तो इन दोनों कानून के अंतर्गत अगर किसी का फ़ोन टैप करना है या किसी का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो एक ऑफिशियल ऑर्डर रिलीज होना चाहिए, एंड दैट ऑफिशियल ऑर्डर मस्ट बी साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल. तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर कम से कम जब साइन करके देगा कि हाँ भाई इस इंसान का फ़ोन टैप किया जाए, इस इंसान का कंप्यूटर एक्सेस किया जाए, तभी जा करके उसका फ़ोन टैप कर सकते, कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो मन आया, जिसका फ़ोन टैप करा लिया, जिसका मन किया कंप्यूटर एक्सेस करा लिया. उसके लिए भी कंडीशंस रखे गए हैं. तो ये कंडीशंस रखे गए हैं आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 में. कंडीशंस कौन कौन से हैं? वही कंडीशंस हैं जो आर्टिकल 19(2) में लिखे हुए हैं. आई होप आपको याद होगा आर्टिकल 19(1) में कुछ फ्रीडम लिखे हुए हैं, 6 तरह के फ्रीडम लिखे गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू हैव राइट टू एसोसिएशन, वो सब लिखे गए हैं, पीसफुल असेंबली. तो उन फ्रीडम्स के अगेंस्ट आर्टिकल 19(2) में कुछ लिमिटेशंस भी लिखे गए हैं कि दीज फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. इन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो किन किन कंडीशंस में लिमिटेशंस लग सकते हैं? जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी. आई होप आपको याद आ रहा होगा आर्टिकल 19(2). तो यही आर्टिकल 19(2) में जो भी लिमिटेशंस लिखे हैं उन केसेस में, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का सवाल हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर का सवाल हो, डिसेंसी मोरालिटी का सवाल हो, तभी जाकर के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का या उससे ऊपर लेवल का ऑफिसर फिर ऑर्डर दे सकता है कि किसी भी इंसान का फ़ोन टैप किया जाए या कंप्यूटर हैक करके उसके एक्सेस या डाटा लिए जाए. तो ये कंडीशंस रखे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कम से कम
जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर लेवल या उस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, और सर्विलेंस का ग्राउंड होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, ये नहीं कि जिसका मन किया उसका फ़ोन हैक कर लिया। एंड ग्राउंड शुड बी दोज रिटन इन आर्टिकल 19(2). लेकिन रियलिटी में होता क्या है वो तो आप सब जानते हैं। मुझे भी एक आधा याद आ रहा है, फिल्मों में आप देखते होंगे, टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, जैसे हाल फिलहाल में फैमिली मैन अगर आपने देख रखी होगी वो मनोज वाजपेयी की, तो उसमें वो देखते हैं मनोज वाजपेयी बात बात पे फ़ोन करके बोलता है कि यार इसका ज़रा फ़ोन टैप करके बता, अपने पर्सनल कारणों से। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो वहाँ पे भी जब मैं वो देख रहा था तब भी मुझे फील हुआ था कि अरे ये तो सीधा सीधा रूल का वायलेशन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि भाई अगर आपको किसी का फ़ोन टैप करना है तो आपको पहले जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से अप्रूवल लेना है। कहाँ लेते हैं ये पुलिस वाले? तो अपने पर्सनल कारणों से जिसका मर्जी है उसका फ़ोन टैप कराते रहते हैं। तो दे डू नॉट फॉलो दिस रूल। तो द पॉइंट इज़ कि ये जो कानून है इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और इस कारण से लोगों के जो राइट टू प्राइवेसी है उसका बुरी तरह से ब्रीच हो रहा है। एक बात तो ये है कि जो भी हमारे अधिकार हैं राइट टू प्राइवेसी, वो आज के डिजिटल एज में कंप्यूटर पे और मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और जो भी बेसिक लॉज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लॉ काफ़ी कमज़ोर हैं। पुलिस एक्सेस कर सकती है, तो पुलिस वाले अपने पर्सनल इंटरेस्ट से भी किसी का भी फ़ोन एक्सेस करते रहते हैं, तो वेयर इज़ द प्राइवेसी? तो एक बात तो ये है कि जो मौजूदा कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए। उसके अलावा ये जो करंट केस है पिगासस का, अगर ये हुआ है तो ये तो आउट एंड आउट इलीगल है, क्योंकि पिगासस में तो कहीं भी किसी भी फॉर्मल ऑर्डर का साइन नहीं, ऑर्डर नहीं लिया गया है। तो अगर पिगासस में सच में किसी इंडियन का फ़ोन हैक हुआ है, मान लीजिए राहुल गांधी का फ़ोन हैक हुआ है, कहना लिखना नहीं है, मान लीजिए कि उनका हैक हुआ है, कहा जा रहा है कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जी का हैक हुआ है, तो अगर उनका हैक हुआ है तो ये तो आउट एंड आउट इलीगल है, क्योंकि इसमें तो ना कोई ऑर्डर था, फॉर्मल ऑर्डर था जॉइंट सेक्रेटरी का, ना ही इसमें कोई सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फ्रेंडली रिलेशंस या डिसेंसी मोरालिटी की बात थी। तो इस कारण से इट इज़ आउट एंड आउट इलीगल। तो पिगासस की तो इंक्वायरी होनी चाहिए, राइट। और पिगासस के जो भी मैंने आपको बताया कि फॉरेंसिक टेस्ट करके पता चला है कि कम से कम स्टार्टिंग के 37 फ़ोन के जब फॉरेंसिक टेस्ट किए गए तो उसमें से 10 इंडियन फ़ोन निकले। तो इस कारण से एक बात तो तय है कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क हैं वो कमज़ोर हैं। उसके अलावा देयर आर राइजिंग थ्रेट्स इंटरनेशनल लेवल पे, नंबर ऑफ स्पाईवेयर एंड मालवेयर हु आर थ्रेटनिंग आवर राइट टू प्राइवेसी। आजकल हमारी ज़्यादातर प्राइवेसी जो है वो कंप्यूटर पे और मोबाइल फ़ोन पे डिपेंडेंट है, और इंटरनेशनल जो स्पाईवेयर हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू आवर इंफॉर्मेशंस, डिजिटल इंफॉर्मेशंस, ब्रीचिंग आवर राइट टू प्राइवेसी। तो अब जिन लोगों का फ़ोन हैक हुआ है वो क्या कर सकते हैं? व्हाट रिकॉर्ड्स दिस पीपल हैव अपने राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है ना राइट टू प्राइवेसी। आई होप आपको याद होगा पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। तो व्हाट इज रिकोर्स विद देम? अगर मान लीजिए कि ये बात साबित हो जाती है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम अपना फ़ोन लेकर के जाते हैं फॉरेंसिक लैब में, उससे टेस्ट करा के पता चलता है कि हमारा फ़ोन 2 साल से हैक था, फिर हम क्या करेंगे? व्हाट रिकोर्स वी हैव? ऐसा भी हो रहा है ये फ़ोन को पूरी तरह से फ़ोन को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, और वो चाहे तो आपका फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आपको पता नहीं है आपका फ़ोन का कैमरा ऑन कर रहे हैं। सो इफ़ यू गो एंड यू फाइंड दैट योर फोन वॉज हैक्ड फॉर लास्ट 2 years, व्हाट रिकोर्स यू हैव? योर राइट टू प्राइवेसी इज ब्रीच्ड विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। इस केस में आपके पास लीगली कहा जाए तो, टेक्निकली कहा जाए तो कोई रिकोर्स है नहीं हमारे देश में, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून है नहीं विच गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ आवर डाटा, कि भाई अगर आपका डाटा ब्रीच होता है तो आपके ये अधिकार हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। देयर इज़ नो सच लॉ सो फार, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हमारे देश में मुद्दा ये है कि आपने राइट टू प्राइवेसी दे तो दिया अंडर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लेकिन प्राइवेसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कानून नहीं है। देयर इज़ नो लीगल रिकोर्स टू प्रोटेक्ट आवर डाटा हु गारंटीज आवर प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। इनफैक्ट एक बिल लाया गया था इस डायरेक्शन में जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 में लाया गया था। अगर इसको इनैक्ट कर दिया जाता तो फिर
अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि सर मेरा फ़ोन हैक हुआ है, अब जिसने भी, मैं एफआईआर दर्ज कराता हूं, जिसने भी ये हैक किया है अब उसको सज़ा दी जाए। लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, इस कारण से वी डू नॉट हैव एनी लीगल रिकोर्स अगेंस्ट एनी ऑफ द ब्रीच ऑफ आवर डिजिटल डाटा. So in this age of digital media, as I said, there is no point in making right to privacy a fundamental right without providing a legal recourse to protect our digital data. और राइट टू प्राइवेसी इज मीनिंगलेस विदाउट इनैक्टमेंट ऑफ दिस डाटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019. आप डाटा प्रोटेक्शन बिल ले आइए और उसके बाद मान लीजिए इस आदमी को पता चलता है कि मेरा डाटा तो चुरा लिया गया है, तो ये कोर्ट में जा सकता है कि सर मेरा डाटा चुराया गया और इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से मैं केस रजिस्टर कर रहा हूँ और इसने चुराया है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसको 2 साल 3 साल का जेल भेजा जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ. लेकिन ऐसा कुछ लॉ ही नहीं है. सो व्हाट्स द पॉइंट इन राइट टू प्राइवेसी? सो देखते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं. वैसे तो ये अभी भी डिबेट डिस्कशन में है, हो सकता है कि इस मॉनसून बिल सेशन में पास भी हो जाए, लेकिन अभी तक ये पास हुआ नहीं है. इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में साफ साफ लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स अस राइट ओवर आवर पर्सनल डाटा. तो जो भी हमारे पर्सनल डाटा है उस पर हमारा पूरी तरह से अधिकार है, और कोई भी एजेंसी, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो या सरकारी एजेंसी हो, उसको अगर हमारे डाटा को एक्सेस करना है तो पहले हमसे प्रायर अप्रूवल लेना होगा. हाँ, कुछ नेशनल सिक्योरिटी वगैरह कुछ वेल डिफाइंड टर्म्स हैं, ऐसे वेग नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, बट कुछ वेल डिफाइंड कंडीशंस हैं नेशनल सिक्योरिटी. उस केस में बिना आपको इन्फॉर्म किए आपका डाटा लिया जा सकता है. लेकिन अदरवाइज इन जनरल आवर डाटा बिलोंग्स टू अस, और अगर हमारे डाटा को एक्सेस करना है किसी को, चाहे वो सरकारी ही लोग क्यों ना हो, तो उनको पहले अप्रूवल लेना होगा. तो अगर ये कानून बन जाता है तो फिर पुलिस वाले बात बात पे हमारा फ़ोन टैप नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कानून के अलावा एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल बी द पावरफुल रेगुलेटर, और जो मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी कि इस तरह का कोई डाटा ब्रीच तो नहीं हो रहा हमारे देश में. लेकिन चूंकि वही नेशनल सिक्योरिटी, पुलिस और ये सब लोग डिबेट हो गया कि फिर पुलिस अपना काम कैसे करेगी, कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ेगी. फिर तो हर आदमी कहेगा, हर क्रिमिनल कहेगा कि मेरा डाटा प्रोटेक्शन राइट है, मेरा डाटा आप नहीं सुन सकते. उससे दिक्कत होगा क्या जानते हो? अगर कोर्ट में पुलिस आकर के एविडेंस रखेगी कि सर हमने इसका फ़ोन टैप किया था और वहाँ पर हमने पता किया कि ये क्राइम कर रहा था, तो सबसे पहले तो उस क्रिमिनल का लॉयर बोलेगा कि आपने फ़ोन टैप किया कैसे, ये क्राइम इसने किया या नहीं किया वो तो बाद में बात होगी, पहले आपने क्राइम किया है क्योंकि आपने इसका फ़ोन टैप किया है, यू हैव वायलेटेड डाटा प्रोटेक्शन लॉ. तो ये सब डिबेट के कारण अभी तक ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ बन नहीं पाया है, लेकिन हो सकता है कि आगे बन जाए. लेकिन देर आर लॉट मेनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल कि नेशनल सिक्योरिटी, क्राइम, ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड ऑल दैट. ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल था इसको ड्राफ्ट किया था जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी ने. तो इस साल के लिए PT के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ये डाटा प्रोटेक्शन बिल बार बार न्यूज़ में आ रहा है. इस तरह का मेंस में जरूर सवाल आ सकते हैं. पूरा का पूरा टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बच्चे इस साल PT दे रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते थे. व्हाट आर द इशूज विद द प्रेजेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर डाटा एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन? तो आपको लिखना है कि करेंट फ्रेमवर्क तो वही है, IT एक्ट ऑफ 2000 दैट गवर्न्स डिफरेंट एंटिटीज कलेक्ट प्रोसेस यूजर्स पर्सनल डाटा इन इंडिया. लेकिन IT एक्ट 2000 फॉल्स शॉर्ट ऑन सेवरल काउंट्स. इसका बार बार आराम से वायलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल पिगासस, ये साफ साफ हाईलाइट करता है कि IT एक्ट 2000 सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पिगासस में जिसका फ़ोन हैक हुआ, क्या अब IT एक्ट के अंतर्गत जाके केस रजिस्टर कर सकता है? आंसर इज नो. सो वी नीड पर्सनल डाटा बिल in order to fulfill the shortcomings and ensure our rights over our digital data, and then only right to privacy will become meaningful. The next article is taken from international segment. It is about historic urban landscape project, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो क्या है न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है. ओरछा और ग्वालियर सिटी जो मध्य प्रदेश के हैं उनको यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है. तो क्या है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को? इसको 2011 में स्टार्ट किया था यूनेस्को ने, और इसका मेन पर्पस था, ध्यान से समझिए, इस तरह के कई सारे हिस्टोरिक सिटी हैं, जैसे मान लीजिए ग्वालियर है, जयपुर है, इस तरह कई सारे हिस्टोरिक सिटी हैं जहाँ पे कई सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं. अब ये सिटीज़ को तो डेवलप भी होना है मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से. अब मॉडर्न टाइम्स के डेवलपमेंट के हिसाब से पुराने अगर सारे मॉन्यूमेंट्स को गिरा दिए गए तो फिर हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इस कारण से यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लिया, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसमें
कोशिश की जाएगी। देखिए, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते आप, रेलवे रोडवेज बनने से रोक नहीं सकते, एयरपोर्ट बनने से रोक नहीं सकते, लेकिन यूनेस्को इसमें क्या कोशिश करेगा, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल करके और नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिल करके कि डेवलपमेंट हो मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न लाइन से डेवलपमेंट हो, लेकिन हिस्टोरिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन ना हो। तो एम इज इंक्लूसिव एंड वेल प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज़। तो इनका डेवलपमेंट किया जाए बट एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ दीज सिटीज़। और ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनेस्को जो है वो नेशनल, जैसे कि हमारे देश में भारत सरकार, और लोकल गवर्नमेंट जैसे इस केस में एमपी सरकार के साथ मिल करके अलग अलग सिटीज़ को इस प्रोजेक्ट के अंदर डालती है और फिर वहाँ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाती है, रोड रेलवे बनाती है, वाइल कंजर्विंग देयर कल्चरल हेरिटेजेस। अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर अभी तक टोटल 4 ऐसे शहर हैं जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए जा चुके हैं। टोटल साउथ एशिया के 6 शहर ऐड किए गए हैं, उसमें से 4 हमारे देश के अंदर हैं। दे आर अजमेर, वाराणसी, अब 2 और ऐड हो चुके हैं, ओरछा एंड ग्वालियर। बहुत जल्दी जयपुर भी इसमें ऐड हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about DRDO's 2 successful tests, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो देखिए, इस DRDO के इस करंट न्यूज़ को समझने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भारत सरकार की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट किया था। उस टाइम की इंदिरा गांधी सरकार ने ऑर्डर दिया कि हमें अपने खुद के इंडिजिनस मिसाइल्स डेवलप करने होंगे, हम अमेरिका पे, रसिया पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो हमने स्टार्ट किया भारत सरकार के ऑर्डर पे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने फैसला लिया कि हम अपने खुद के मिसाइल्स डेवलप करेंगे। और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इंचार्ज बनाया। और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 5 तरह के मिसाइल बनाए, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि। तो पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 3000-4000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसके अलग अलग रेंज हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। तो ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल उसको कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं। यहाँ से आप मारेंगे वो चाइना के बीजिंग साइड तक जा सकता है। इस तरह के मिसाइल्स को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। वो कैसा होता है कि वो उसको आप ऐसे जब आप लॉन्च करते हैं तो इट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस। तीसरा होता है त्रिशूल, हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बनाया। त्रिशूल शॉर्ट रेंज था, लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल। त्रिशूल का पर्पस था कि अगर मान लीजिए कोई मिसाइल हमारे तरफ आ रही है तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सके। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल था। नाग था एंटी टैंक मिसाइल, तो टैंक को उड़ाने के लिए नाग मिसाइल बनाया गया था कि कोई टैंक हमारी तरफ आ रहा हो तो उसको उड़ा दें। आकाश त्रिशूल की तरह ही सरफेस टू एयर मिसाइल था, जो कोई मिसाइल हमारे तरफ आ रहा हो तो उसको अगेंस्ट अपने आप को बचाने के लिए आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया गया। तो त्रिशूल और आकाश डिफेंस के लिए है, नाग जो है वो टैंक के खिलाफ है, पृथ्वी और अग्नि अटैक के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये 5 मिसाइल्स बनाए गए अंडर दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई सालों तक ये प्रोग्राम चलता रहा है। धीरे धीरे सब डेवलप हुए, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि। आज भी इनको अपग्रेड किया जाता रहता है। तो ये करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि DRDO ने आकाश को अपग्रेड किया है। तो इसके लिए एक नया टेस्ट किया और आकाश जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट पार्ट था उसको अपग्रेड किया। तो पहले कैसा है कि आकाश का रेंज 25 से 30 किलोमीटर हुआ करता था। अब नया अपग्रेडेशन में आकाश का रेंज लगभग 60 किलोमीटर कर दिया गया है और आकाश की स्पीड जो है वो मैक 2.5 तक है। एज आई सेड, आकाश वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब अपने आप को इनकमिंग मिसाइल से प्रोटेक्ट करने के लिए आकाश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही होता रहता है, जो भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो मिसाइल्स थे उनको हम अपग्रेड करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ नए भी बनाते हैं, जैसे ब्रह्मोस वगैरह। तो ये तो हो गया पहला डेवलपमेंट DRDO का। दूसरा डेवलपमेंट भी है DRDO का। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। DRDO ने एक इस तरह का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया, मतलब एक इंसान इसको लेकर के चल सकता है अपने कंधे पे। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
तो ये लो वेट का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लगभग 15 किलोग्राम इसका वजन है। इसका फीचर क्या है कि इट इज़ फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो टैंक को उड़ाने के लिए, टैंक आपने देख रखी होगी फिल्मों में, बॉर्डर वगैरह फिल्मों में, टैंक को उड़ाने के लिए इस तरह का एंटी टैंक मिसाइल लेते हैं। इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जा रहा है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार टारगेट सेट करके आपने हिट किया तो उसके बाद ये टारगेट को आपने ट्रेस कर दिया और उसके बाद आपने इसको फायर कर दिया, तो ये टारगेट को ट्रेस करके मारेगा, मतलब उसका पीछा करके मारेगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस को, मतलब दुश्मन का, मान लीजिए कि टैंक दूर पे है तो वो टैंक जो है थोड़ा बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। ये कैसा है कि एक बार उसके टैंक पे आपने निशाना सेट कर दिया कि भाई इस टैंक को उड़ाना है, तो उसके इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये ट्रेस करते हुए जा करके उसको हिट करेगा। भले वो टैंक थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तब भी जा करके उसको हिट करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर्स तक है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पीटी वगैरह या मेंस में पूछेगा। एक अच्छा इक्विपमेंट है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट गांव बूढ़ास इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, गांव बूढ़ास कौन होते हैं? ये गांव बूढ़ास जो होते हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही, कॉलोनियल टाइम से ही इनको गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे अपॉइंट किया जाता रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा। ये गांव के लगभग वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोगों में से हुआ करते थे, जो गांव के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। इनको विलेज हेड का पोजीशन दिया जाता था और ये लोग वहाँ के बेसिक जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स हैं उनको देखते थे, उसमें ब्रिटिश सरकार की मदद करते थे। आज़ादी के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है गांव बूढ़ा का, असम में इसको कंटिन्यू किया गया और नाउ गांव बूढ़ा बिकम फॉर्मल पार्ट ऑफ आसाम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये गांव बूढ़ा लोग आजकल फॉर्मल तरीके से कई सारे काम करते हैं। जैसे किसी का नया बर्थ हुआ, गांव में डेथ हुआ, तो ये सब सर्टिफिकेशन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, रेवेन्यू कलेक्शन में, डिस्प्यूट सेटल करने में गांव बूढ़ा लोग अब काम करते हैं। और गांव बूढ़ा की पोस्ट फॉर्मल हो चुकी है। ब्रिटिशर्स के टाइम जैसा नहीं है कि जिसका मन किया वो बना दिया, फॉर्मल हो चुकी है। इस तरह की प्रॉपर वैकेंसी आती है, इंटरव्यू होता है। जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम डिप्टी कमिश्नर कचार 324 गांव बूढ़ा पोस्ट, इस तरह के पोस्ट निकलते रहते हैं। प्रॉपर इंटरव्यू होता है, फिर अपॉइंटमेंट होता है गांव बूढ़ा का। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, 10th पास, इस तरह की क्वालिफिकेशंस भी निकालते हैं, रहते हैं वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो गांव बूढ़ा जब फॉर्मल तरीके से, मुद्दा ये कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इनफॉर्मल तरीके से जुड़े थे एडमिनिस्ट्रेशन से, अब फॉर्मल तरीके से जुड़े रहते हैं, कई सारे कामों में मदद करते हैं। दे आर कंसिडर टू बी आईज एंड नोज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल। उनको प्रॉपर सैलरी भी मिलती है, लगभग 9,000 रुपये मिलती है उनको फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है वैसे तो, कि आसाम कैबिनेट ने फैसला लिया कि गांव बूढ़ास को अब गांव बूढ़ा ना कह के गांव प्रधान कहेंगे, क्योंकि ये जो गांव बूढ़ाज हैं इनको आप देखें तो कई सारे यंग लोग भी आजकल गांव बूढ़ा पोस्ट ले लेते हैं। देखिए आप, इसमें से कई सारे यंग लोग भी दिख रहे हैं जो गांव बूढ़ा पोस्ट ले लेते हैं। तो इसलिए असम सरकार ने कहा कि मैनी यंग मेन एंड वीमेन आर बिकमिंग गांव बूढ़ास, सो देयर इज़ नो पॉइंट, इट नो लॉन्गर अपीयर्स एप्रोप्रिएट कि इनको गांव बूढ़ा कहा जाए, इसलिए इनको गांव प्रधान कहा जाए। तो लेकिन अभी असम सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन इसको फॉर्मल तरीके से नोटिफाई नहीं किया है, क्योंकि जब से ये डिसीजन आया है कि हम गांव बूढ़ास को अब गांव प्रधान कहेंगे, थोड़ा गांव लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है, थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि नहीं, गांव बूढ़ा तो इतने सालों से ये नाम चल रहा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, अब इसको मत बदलिए। तो इन सब के कारण थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, क्रिटिसिज्म, और इस कारण से सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। देखते हैं आगे नोटिफाई करती है या नहीं। ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया था ताकि आपको गाँव बूढ़ास के बारे में बता सकूँ। नाउ दे हैव बिकम फॉर्मल पार्ट ऑफ आसाम गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। In our segment, most probable prelims topic for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 471 to 475. Topic number 471 is about Earth Shoot Day. It marks the date when humanity's demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year. We can maintain this deficit by liquidating stocks of ecological resources and accumulating waste, primarily carbon dioxide, in the atmosphere. Earth Overshoot Day is hosted and calculated by Global Footprint Network, which is an international research organization, and provides decision makers with a menu of tools to help human economy operate within ecological limits of Earth. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 472 is about status of leopards report 2018, released by Ministry of Environment, and
According to this, 60% rise in leopard population has been recorded in the country from 2014 level. Highest number of leopards are found in Madhya Pradesh followed by Karnataka. Leopards की अगर IUCN status में रैंक बात की जाए तो they are categorized as vulnerable. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 473 is about first rescue and rehabilitation center for monkeys. तो तेलंगाना state has opened first rescue and rehabilitation center for monkeys in their Nirmal district recently. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 474 is about exercise Corpat. So exercise Corpat is a military exercise between India. It's a naval exercise between Indian and Indonesian Navy. So it was recently conducted last year December 2020. तो याद रखना Corpat is a naval exercise between Indian and Indonesian Navy. It is part of Sagar mission of India, security and growth of all in the region belonging to Indian Ocean. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 475 is about Human Freedom Index. So Human Freedom Index 2020 is a worldwide ranking of civil and economic and personal freedom that was released recently. It is published by American think tank Cato Institute and Fraser Institute in Canada. India was placed at 111th spot out of 162 countries. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 466 to 470 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. 97th Amendment Act brought changes in Part 3 of the Constitution and Part 4 of the Constitution. Both are correct, so the correct answer is option C, both. H1N1 virus sometimes seen in use is related to option B, bird flu. That's all from our side for today. Thanks for watching.